हेलो नमस्कार और सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज के दहशत रविवार यानी कि डर में। साथ में हूं मैं प्रोफेसर एक्स और अभी घड़ी में बज रहे हैं 12 और इसी के साथ वक्त हो चला है आज के इस एपिसोड को शुरू करने का। हर बार की तरह आज भी मैं मेरे YouTube सब्सक्राइबर्स और मेरे Instagram फॉलोअर्स की भेजी हुई कुछ अनकही, अनसुलझी और अनसुनी कहानियों को लेकर लौट आया हूँ। अगर अब भी आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज 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 उस खून से लाल हुए सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें और उस बेल आइकन वाली मंदिर की घंटी को भी बजा दीजिए, जिससे आपको डर थोड़ा कम लगेगा। आज का एपिसोड थोड़ा अलग होने वाला है। डिटेल्स में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड को। लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों, प्लीज प्लग इन योर हेडफोन्स एंड लेट्स स्टार्ट द स्टोरीज व्हिच आर अननोन। पहली कहानी। मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ और मैं रात के दौरान एक कार शोरूम की चौकीदारी करता था। मुझे ये शोरूम कभी भी सही नहीं लगा। खासकर इस शोरूम के कमरे और बाथरूम काफ़ी अजीब से थे, जो दिन में ठीक ही लगते थे, पर रात हो जाने पर पता नहीं यहाँ कैसा अजीब सा माहौल तैयार हो जाता था। इस शोरूम में हर रात मैं और शोरूम में काम करने वाला एक मैकेनिक एक साथ सोते थे। हमारे कमरे के विपरीत दीवार पर हमने एक छोटी सी टीवी लगा रखी थी, जस्ट टाइम पास करने के लिए, और हमारा बेड रूम के दूसरे कोने पर था। रात को थोड़ी बहुत शोरूम की देख रेख करके मैं सो जाता था, पर पता नहीं क्यों मेरी नींद हमेशा किसी कारण से टूट जाती थी। कभी किसी के बात करने की आवाज़ से या फिर कभी किसी के रोने की आवाज़ से। लेकिन हमारे कमरे में हमारे सिवा और कोई नहीं रहता था, तो ये आवाज़ें कहाँ से आती थी इसका पता मुझे नहीं था। बाद में मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता था कि मेरे साथ रहने वाला वो मैकेनिक शायद रात को मेरी सोते वक्त टीवी देखता है। शायद उसी की आवाज़ मुझे सुनाई देती है और मेरी नींद से उठते ही वो रिमोट से टीवी बंद कर देता होगा। लेकिन जब मैंने उससे पूछा, उसने कसम खाकर बताया कि वो टीवी नहीं देखता है, यहाँ तक कि उसे तो टीवी ऑन करना तक नहीं आता। मैंने उसकी बात पर भरोसा किया क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था, और वैसे भी इसके बाद और कोई परेशानी नहीं हुई मुझे। लेकिन कुछ हफ्तों बाद मुझे रात को फिर से सोते दौरान किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। अब मैंने ठान लिया कि मुझे इसका पता लगाना है और ऐसा क्यों हो रहा है हमारे कमरे में। ये कौन है जो आधी रात को रोता है। सुबह उठकर मैं अपने एक दोस्त से उसका स्मार्टफोन मांग लाया और रात को उस स्मार्टफोन को चार्ज में बिठाकर उसका कैमरा ऑन कर दिया और वीडियो चालू रखा। कैमरे का एंगल ठीक हमारे बेड की ओर रखा, ये देखने के लिए कि पूरा रूम कैप्चर हो रहा है कि नहीं। मैं सहमत होकर सोने चला गया। उस रात जो भी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ मैं आपको लिख के भेज रहा हूँ, और मैं वीडियो को देखकर इतना डर गया था कि मैंने उस नौकरी को उसी दिन छोड़ दिया। उस रात जब मैं कैमरे को ऑन करके सो गया था, लगभग 2 या 2:30 बजे हमारे रूम का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। वो दरवाज़ा किसने खोला वीडियो में इसका पता नहीं चला, पर दरवाजे के खुलते ही एक छायादार काली आकृति रूम के अंदर घुस गई। धीरे धीरे वो काली आकृति हमारे बिस्तर के करीब आती है और मेरे सिरहाने पर अपने पैरों को मोड़कर बैठ जाती है। यहाँ तक वीडियो में सब शांत था, लेकिन फिर पता नहीं कहाँ से किसी के रोने की आवाज़ आने लगती है। ये रोने की आवाज़ कितनी बेहुदा है मैं आपको लिख के बयां नहीं कर सकता, पर ऐसा लग रहा था कि वो काली आकृति ही रो रही थी शायद। ऐसा कुछ देर तक चला और इसके बाद वो काली आकृति बीच बीच में खड़े होकर रूम में चलने लगी और हमारे पैरों के सामने अपने पैरों को मोड़कर फिर से बैठ गई। फिर वो मेरे सोते हुए शरीर पर झुककर मुझे देखती हुई नजर आई और पता नहीं कैसे धीरे धीरे मेरे बिस्तर में डूब गई और मानो गायब सी हो गई। अगले दिन शोरूम में मैं मेरे दोस्तों को वो वीडियो दिखाने ले गया। हम सभी वीडियो को देखने के लिए नीचे बैठे और जैसे ही मैंने मोबाइल को ऑन किया,
मैं डर गया क्योंकि वो फ़ोन फैक्ट्री रीसेट कर दिया गया था जिसमें सभी फाइल डिलीट हो चुकी थी। और जब मैंने उस वीडियो को मेमोरी कार्ड से निकालना चाहा तो पता चला कि मेमोरी कार्ड को भी पूरी तरह से मिटा दिया गया है। यहाँ तक कि जब मैंने वो वीडियो देखा था तब तक सब ठीक ही था। मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ इन चीज़ों का कारण क्या था, और अब भी मुझे ये सोचकर परेशानी होती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। क्या सच में भूत प्रेत होते हैं? मैं इन सभी सवालों के जवाब आपसे मांगना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे इन सब चीज़ों के बारे में व्याख्या दीजिए। कहानी को भेजा है दुर्गेश बर्नवाल जी ने, सासाराम, बिहार से। वैसे दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से पढ़ने के बाद इसके बारे में क्या व्याख्या देना सही होगा ये मुझे नहीं मालूम। अब दुर्गेश जी के साथ घटी इस घटना को हम हेलुसिनेशन का नाम भी दे सकते हैं, पर क्या सच में किसी के साथ ऐसे हेलुसिनेशन हो सकते हैं? अगर ऐसे हेलुसिनेशन हो भी किसी के साथ तो उनको कैसा लगता होगा, आप समझ ही रहे होंगे। मैं शायद अपने आप को उतना एक्सपर्ट नहीं समझता कि मैं इन सवालों के जवाब दे सकूं। इसका फैसला मैं आप लिसनर्स के ऊपर छोड़ता हूं। आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि दुर्गेश जी के साथ घटने वाली इन घटनाओं का क्या कारण हो सकता है। क्या ये कोई वीडियो ग्लिच था, या कोई मोबाइल प्रॉब्लम था, या फिर सच में वहाँ कोई था जिसे इंसान की मौजूदगी का वहाँ होना पसंद नहीं था? मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे ईमेल एड्रेस में मुझे भेज दीजिए, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके सभी मैसेज का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो फिर इसी के साथ हम बढ़ जाते हैं हमारी दूसरी कहानी की ओर, जिसे भेजा है मोहम्मद आरिफ जी ने, बेंगलोर से। मैं धर्म से मुस्लिम हूँ और हमारे यहाँ जिन नामक एंटिटी पर विश्वास रखते हैं। जितना मुझे पता है वह जीवित दुनिया में निवास नहीं करते, लेकिन वो अपनी दुनिया से हमारी दुनिया में आते जाते रहते हैं। वो एक तरह से अनदेखी आत्माएं हैं जो हमारे बीच ही बसते हैं। कभी कभी छोटे बच्चे उन्हें देख सकते हैं या फिर उनसे बातें कर सकते हैं। ये कहानी जो मैं भेज रहा हूँ ये दरअसल मेरे बचपन की कहानी है, और उस दौरान मैं अपने चाचा के घर घूमने हैदराबाद गया हुआ था। मेरे चाचा जी के 2 लड़के हैं और उनमें से एक की उम्र तब 18 साल की थी और उसके छोटे भाई की उम्र तब 7 साल की थी। हम उनके घर शाम को पहुंचते हैं और रात को खाने के वक्त मैं अपने कज़न से मिला। मेरे चाचा का छोटा बेटा अपनी अम्मी के पीछे पीछे दरवाजे के अंदर घुसा और मैंने उस दिन उसे पहली बार देखा। उसने हमसे बात की और पीछे मुड़कर एक अंधेरे कोने में रखी एक डॉल के पास जाकर बैठ गया। हमने सोचा कि शायद वो उस गुड़िया के साथ खेलना चाहता होगा। उस कमरे में वो कुछ देर वही अंधेरे कोने में बैठा रहा और कुछ समय बाद वो कमरे से बाहर चला गया। मैंने भी अपना डिनर कंप्लीट किया और हाथ धोने जैसे ही कमरे के बाहर निकला, मैंने देखा मेरा वो छोटा भाई दरवाजे के कोने में बैठकर उस डॉल से बात कर रहा है। उसके बात करने के ढंग से और बॉडी लैंग्वेज से ये पता चल रहा था कि वो डॉल सच में बात करती है। मुझे ये सब बहुत अजीब लगा। मैंने इसके बारे में उसके बड़े भाई को बताया और उसने मुझे कहा कि हाँ, वो ऐसा कभी कभी करता है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, ये नॉर्मल है। रात में मैं अपने कज़न के साथ सोने चला गया और करीब 11 बजे तक मुझे नींद भी आ गई थी, पर देर रात मैं 1-2 बार उठा क्योंकि नए जगह में मुझे ठीक से नींद नहीं आती। मैं बिस्तर से उतरकर बाथरूम यूज़ करने के लिए रूम से बाहर निकला। मैंने बाथरूम यूज़ किया और जैसे ही हाथ धोने बेसिन की ओर गया, मैंने अपने उस छोटे कज़िन को ड्राइंग रूम में बैठा देखा और वो वैसे ही उसी तरह उस डॉल से बातें कर रहा था। मैं अभी थोड़ा सा सचमुच डर गया। मैंने उससे पूछा वो इतने रात को ड्राइंग रूम में क्यों बैठा है और किससे बातें कर रहा है। तो उसने जवाब में कहा कि वो अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा है जो इस डॉल के अंदर है। मैं उसकी बात सुनकर थोड़ा चौंक गया।
मैंने रूम की लाइट को जलाया और अपने चाचा चाची को नींद से जगाया और उन्हें बताया कि मेरा वो भाई इतनी रात के ड्राइंग रूम में बैठा है। उन्होंने उसे डांटा और कान पकड़कर अपने रूम ले गए। पता नहीं मेरे चाचा चाची को ये सब नॉर्मल कैसे लग रहा था, पर मुझे अभी मेरे उस छोटे भाई से थोड़ा डर लगने लगा था। जो भी हो, उस रात के बाद कुछ दिन बाद हमें पता चला कि मेरी चाची अपने मायके जाने वाली है और वो अपने छोटे बेटे को भी ले जाने वाली थी। इस बात का फायदा उठाते हुए मैंने और मेरे उस कज़न ने एक प्लान बनाया कि हम उस छोटे भाई के जाने के बाद उसके उस डॉल को कहीं छिपा देंगे ताकि इसके बाद घर में और कोई समस्या ना हो। हमने ऐसा ही किया और उसके जाने के बाद हमने उस डॉल को मेरे चाचा चाची के रूम में रखे अलमारी के ऊपर रख दिया। एक चादर से अच्छी तरीके से उसे ढक भी दिया और इसके बारे में सिर्फ हम दोनों ही जानते थे। लेकिन उस रात मेरे साथ एक अजीब सी बात घटी। रात को जब मैं फिर से टॉयलेट करने उठा और रूम से बाहर निकला, मेरे चाचा चाची के रूम को क्रॉस करते वक्त मैंने अपने उस छोटे भाई की आवाज़ सुनी। उसने कहा कि भैया, रूम का दरवाज़ा बंद कर दीजिए ना। मैंने रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया और टॉयलेट करके अपने रूम आ गया। लेकिन रूम में घुसते ही मुझे याद आया कि मेरा वो छोटा भाई तो अपनी अम्मी के साथ अपने मामा के घर गया हुआ है, तो फिर उनके रूम में कौन है। मैंने जल्द से अपने कज़न को नींद से उठाया और उसे सारी बातें बताई। वो भी मेरे साथ उस रूम में सब कुछ चेक करने गया, लेकिन जाहिर तौर पर हमें उस रूम में कोई नहीं मिला। अगले दिन मेरा वो छोटा भाई घर लौट आता है। मुझे उससे अभी बेहद डर लग रहा था, लेकिन उसने मेरे डर को और भी बढ़ा दिया, क्योंकि घर में आते ही वो सीधे अपने मम्मी पापा के रूम में चला गया और अलमारी के ऊपर चढ़ के उसने उस डॉल को उतार लिया। उसे उस डॉल का वहाँ होने का पता कैसे चला ये मुझे नहीं मालूम, पर जब हमने छुप के उसकी बातों को सुनने की कोशिश की तो हमें पता चला वो फिर से उस डॉल से बात कर रहा है। हमने सुना उसने उस डॉल को हेलो बोला और कहा, मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? उसने उसे ये भी पूछा कि तुम्हें यहाँ किसने रखा। थोड़ी देर बात करते करते उसने उस डॉल से माफ़ी भी मांगी और उसे रिक्वेस्ट भी किया हमें माफ़ करने के लिए। उस डॉल से बात करने के बाद वो हमारे पास आता है और हमसे पूछता है हमने उस डॉल को छुपाया क्यों था। मेरे पास उसके इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, बल्कि मेरे मन में यह सवाल था कि वो डॉल वहां कैसे पहुंची, उसे इसका पता कैसे चला। इसके बाद कुछ दिनों बाद हम मेरे चाचा के घर से वापस आ गए और आगे मैंने अपने उस भाई की कोई खबर नहीं ली, क्योंकि मुझे उससे बेहद डर लगता था। लेकिन अभी वो लगभग 22 साल का है और अभी जब मैं उससे पूछता हूँ कि वो किससे बात कर रहा था, जवाब अभी भी उसका एक ही है, मेरे एक दोस्त से। कहानी को भेजा है मोहम्मद आरिफ ने बेंगलोर से। तीसरी कहानी। सन 1990 में जब मैं 5 या 6 साल का था, मेरे पापा को फैज़ाबाद नामक एक ज़िले में नई नौकरी मिली। हमें मेरे पापा के फैक्ट्री के आवास परिसर में 2 बेडरूम का एक फ्लैट दिया गया था। ये घर पुराना था और पिछले 5 सालों से बंद पड़ा था, लेकिन उस दौरान पैसों की कुछ कमी होने के कारण मेरे पिताजी ने जोर दे के कहा कि हमें इस बंद फ्लैट में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि नए फ्लैट के खाली होने में अभी भी 1 या 2 साल लगेंगे। पापा की बात मानकर हम उस फ्लैट में शिफ्ट हुए, पर वहाँ जाते ही कई चीज़ें गंभीर रूप से गलत होने लगी हमारे साथ। शुरू में छोटी छोटी बातें ही होती थी जिस पर हमने उतना ध्यान नहीं दिया। वहाँ रहते दौरान हर रात हम छत पर किसी के पैरों की आवाज़ सुनते थे, या फिर कभी कभी तो घर के पीछे की दीवार से किसी के कूदने की आवाज़ें भी आती थी। ऐसा लगता था मानो कि कोई पीछे की दीवार को टाप कर छत पर चढ़ने की कोशिश कर रहा हो।
इस घर में आते ही पहले दिन हमने बाथरूम की दीवार पर एक विशाल अजीब जला हुआ निशान देखा था। चाहे जितनी भी बार हमने उसे पेंट किया हो, वो जला हुआ निशान किसी भी तरह दीवार पर उभर जाता था और दिखाई देने लगता था। एक रात की बात है जब घर में सिर्फ मैं, मेरी माँ और मेरी बहन थे। रात को हम सब सो गए और अचानक मेरी माँ चिल्लाते हुए हमारे बेडरूम में भाग कर आ गई और उन्होंने हमारे रूम के लाइट को ऑन कर दिया। हमने देखा उन्हें पसीना आ रहा है और वो डर के मारे न जाने क्या बड़बड़ कर रही थी। हम दोनों बेहद डर गए। मेरी माँ ने हमें ना डराने के लिए किसी भी तरह उस स्थिति को नियंत्रित किया। घर का मेन डोर खोला और बाहर जाकर सिक्योरिटी गार्ड को बुला लाई। सिक्योरिटी गार्ड के आने के बाद मैंने छुपकर उनकी बातें सुनी तो पता चला कि मेरी माँ ने अपने कमरे में उनकी खिड़की के पास एक आदमी को खड़े देखा था और वो चुपचाप वही खड़े होकर उन्हें घूर रहा था। सिक्योरिटी गार्ड भी उनकी बातें सुनकर बेहद डर गया था। उसने घर के चारों ओर की छानबीन की लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा। इसके बाद हम इस बात को किसी चोर या फिर किसी बदमाश का काम समझकर भूल गए। लेकिन इसके बाद हमारे घर में अजीबोगरीब घटनाओं की संख्या बढ़ गई। जैसे घर के नल अपने आप से चालू हो जाते थे जबकि हम नल को छूते भी नहीं थे। शाम होते ही घर के आसपास काफ़ी बदबू बहने लगती थी और पता नहीं क्यों हमेशा ऐसा लगता था कि कोई हमें देख रहा है। ये सब तो कुछ भी नहीं थे, बल्कि इस घर में सबसे डरावनी घटना दिसंबर की एक ठंड की रात मेरे साथ घटी थी। मुझे याद है कि मैं अपनी बहन के साथ इसी कमरे में सो रहा था, मच्छरदानी से ढके बिस्तर पर। रूम में एक नाइट बल्ब जलाया गया था ताकि चारों ओर देखने के लिए थोड़ी रोशनी हो, क्योंकि हम नॉर्मली डरते थे। जितना मुझे याद है आधी रात हो चुकी थी। नींद में मैं बहुत बेचैन सा महसूस कर रहा था। अचानक मुझे लगा जैसे बिस्तर के नीचे कुछ चल रहा था। मैंने अपनी बहन को देखा, वो आराम से सो रही थी और फिर मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मेरे अंदर से रूह को झंझोड़ दिया। मैंने एक जले हुए हाथ को बिस्तर के नीचे से निकलते हुए देखा और वो हाथ मेरे सिर के पास आकर उसे सहलाने लगा। हाथ में केवल 3 मोटी उंगलियां थी और उस हाथ के साथ मच्छरदानी भी हिल रहा था। मैं बेहद डर गया। मेरी आंखों के कोने से मैं बस उस जले हुए हाथ को ही देख सकता था। मैं जम गया था। कुछ सेकंड या कुछ मिनटों के बाद वो हाथ चला गया और मैंने अपने कंबल से खुद को ढक लिया। पूरी रात मुझे लगा कि बिस्तर के नीचे कुछ रेंग रहा है और एक अजीब तरीके का शोर कर रहा है। इस घटना के घटने के बाद हमने उस घर को छोड़ दिया और कंपनी गेस्ट हाउस में चले गए। हमें बाद में पता चला कि घर का पिछला किराएदार एक केमिकल इंजीनियर था जो अपने परिवार के साथ वही रहता था। एक बार जब वह एक मीटिंग अटेंड करने दूसरे शहर गया हुआ था तो लौटते वक्त एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। उनकी पत्नी ने दुख में खुद को बाथरूम में बंद कर लिया और खुद को वही आग लगा लिया था। बाथरूम के दीवार पर जले हुए निशान उसी घटना के थे। कुछ दिन बाद कंपनी वालों ने इन दोनों शवों का अंतिम संस्कार कर दिया। मेरे पिता के इस कंपनी में शामिल होने के 5 साल पहले से ही इस घर पर ताला लगा हुआ था। उस आदमी की कहानी सुनने के बाद मैं सभी चीज़ों का लिंक निकाल पाया। शायद वो हाथ उसके जली हुई पत्नी का था जो शायद अभी भी अपने पति की तलाश में थी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आदित्य विक्रम, कोलकाता से। इसी के साथ दोस्तों वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यही खत्म करने का। आज जाने से पहले मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। अभी हमारा चैनल बिल्कुल नया है और मैं कुछ और भी नए एक्सपेरिमेंट्स इस चैनल पर करना चाहता हूँ। आने वाले समय में मैं शेरलॉक होम्स जैसी डिटेक्टिव स्टोरीज को भी इंक्लूड करूंगा और साथ ही में कुछ मिथिकल क्रिएचर्स को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इन सभी वीडियोस के बारे में डिटेल्स में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी मिल सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन